जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सबका एक बार और स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है दोस्तों NCERT बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत काम की चीज़ बताने वाला हूं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 क्लास 10 के दोस्तों SST का जो है पेपर डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। आज हम लोग क्या बात करेंगे, आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों फुल फ्लैज पेपर डिस्कशन क्लास 10 के SST सब्जेक्ट का दोस्तों। तो पूरा पेपर डिस्कशन करेंगे और ये जो पेपर है आपके 2024 जो अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर ये आप इसमें से कई सारे सवाल आपके आ सकते हैं। तो देखिए हम लोग पेपर का डिस्कशन केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपके सवाल आएंगे, हम लोग को पेपर डिस्कशन कई सारे ऑब्जेक्टिव्स के करने हैं। पहली बात तो ये कि आप लोग का जो है प्रैक्टिस हो सके दोस्तों। क्या हो सके दोस्तों? प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। आपको पता चल सके कि भाई कैसे कैसे पेपर आप लोग का फ्रेम होने वाला है, किस तरह से सवाल होंगे दोस्तों। सेकंड थिंग आप लोग को क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। अगर आप लोग पूरा पेपर देख लोगे, उसका सोल्यूशन देख लोगे तो आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। थर्ड थिंग क्या हो जाएगी दोस्तों, थर्ड थिंग आपकी हो जाएगी कि आपको किस तरह से आंसर लिखना है, मैं उसके बारे में भी आप लोग को गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो कई सारे आप लोग का जो कॉन्फिडेंस गिर जाता है बार बार, वो भी आप लोग को जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। आप लोग को कॉन्फिडेंस आएगा किस तरह से आप लोग को जो है पेपर डील करना है SST का। तो दोस्तों इसी के साथ जो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है पूरा वीडियो कंप्लीट तक देखेंगे। आप लोग अगर वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप लोग को जो काफ़ी आपका मोरल जो है बिल्कुल हाई हो जाएगा दोस्तों। और आप लोग का जो है SST का पेपर जो हमेशा आप लोग के लिए सिर दर्द बना रहता है वो क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैं एक ही पेपर नहीं, मैं साइंस के भी पेपर सॉल्व कराऊंगा, मैथ के भी सॉल्व कराऊंगा, इंग्लिश का भी सॉल्व कराऊंगा। तो उसी कड़ी में जो है ये मेरा पहला वीडियो है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग जो है SST का जो है आपका क्लास 10 का पेपर शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, आप लोग को जो है हौसला बना के रखना, आखिरी तक पूरी वीडियो देखनी है, तभी आप लोग के जो बोर्ड के अंदर प्री बोर्ड के अंदर मार्क्स कैसे आएंगे दोस्तों, 100 आउट ऑफ 100 आप लोग के मार्क्स आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को पास जब भी पेपर आए ना तो आप लोग को पहले इसके अंदर देखना है कि भाई पेपर के क्या बोलता है कि देखिए आप लोग को जब पेपर मिलता है ना तो आप लोग को निर्देश जो होते हैं ना, गाइडलाइंस, उसको पढ़नी चाहिए, ठीक है। क्या लिखा है कि भाई निर्देशों को क्या करना है, हम लोग को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उसका क्या करना है, पालन करना है। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है, हम लोग को पता चल जाएगा कि भाई जो हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले हैं, अटेम्प्ट करने वाले हैं, उसके अंदर टोटल कितने सवाल हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई प्रश्न पत्र में 37 प्रश्न है और सभी क्या है, कंपलसरी अटेम्प्ट करना। सभी जो प्रश्न पत्र, पूरा प्रश्न पत्र है आपको 37 प्रश्नों को उन्होंने कितने खंडों के अंदर बांट रखा है दोस्तों, तो इनको जो 6 खंडों के अंदर बांट रखा है, ठीक है। क ख ग। तो देखिए खंड क के अंदर 1 से लेकर 20 तक ये MCQ वाले सवाल है, 1 नंबर के आपके सवाल होंगे दोस्तों, ठीक है। हाँ, उसके बाद में खंड ख के अंदर क्या होगा, खंड ख के अंदर प्रश्न संख्या 21 से लेकर 24 तक जो है लघु उत्तर, यानी कि इनको जो है 40 शब्दों के भीतर भीतर इसका उत्तर देना। और ये कितने नंबर के होंगे दोस्तों, ये 2-2 नंबर के होंगे। उसके बाद में दोस्तों आपका खंड ग जो है ये प्रश्न संख्या 25 से लेकर 29, केवल 4 क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों आपके, ये कितने नंबर के होंगे, 3-3 अंकों के। और इसको कितने शब्दों में लिखना है, आपको 60 शब्दों में लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका खंड घ, ये क्या है 30 से लेकर 33, यानी 3 सवाल हैं, 5 नंबर के हैं दोस्तों। कितने नंबर के, 5 नंबर के। और इनको कितने शब्दों में लिखना है, 120 शब्दों में लिखना है। उसके बाद में फिर आपका आता है खंड 34 से लेकर 36, इसको कितने, ये 4 अंकों का है दोस्तों, ठीक है। ये आपको पढ़ करके पैसेज, एक तरह से केस स्टडी जो होता है उस पर आप लोग को पढ़ के, ये बहुत आसान होता है। यहाँ ये जो होता है ये हर बच्चे के लिए स्कोरिंग होता है, इसको बस पढ़ करके जो है उत्तर देना है। फिर आखिरी जो आपका खंड च है, ये 1 नंबर 37वां सवाल होता है, आखिरी सवाल होता है, ये आपका जो मैप का सवाल होता है। तो आप लोग को जो है मैप भरना होता है दोस्तों। तो इस तरह से जो आप लोग को पूरा निर्देश पढ़ना, आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन से सवाल के लिए आपको कितने शब्द लिखने, कितने नंबर का है, ठीक है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों। कई बार बच्चे इसको स्किप कर देते हैं और जो है लिमिट से ज़्यादा वर्ड लिख देते हैं, जिससे उनका टाइम भी खराब हो जाता है और उनको नंबर भी उतने मिलते जितने का सवाल होता है। तो हम लोग को जो है सवाल अंक के आधार पर जो है अपने शब्दों को खर्च करना चाहिए। चलिए दोस्तों फिर बिना किसी देरी के हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है हौसला बना के रखेंगे आखिरी तक और मेरी वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेंगे। तो चलिए देखिए पहला सवाल क्या पूछ रहा है दोस्तों, पहला सवाल क्या है, पहला सवाल क्या है, खंड क का पहला सवाल आप लोगों से पूछ रहा है कि भैया 19वीं शताब्दी में उदारवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही का विकल्प बताइए। यानी कि उदारवाद के बारे में आप लोग को बताना है। भाई लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये शब्द है ना उदारवाद। तो उदारवादी कौन होते हैं दोस्तों, उदारवादी वो होते हैं
जो जिनका दिल बड़ा होता है दोस्तों, जो सबको बराबर का अधिकार देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदारवाद का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो उदारवाद का मतलब होता है दोस्तों कि जो भाई वस्तुओं तथा पूंजी के आवागमन पर जो राज्य का नियंत्रण रहता है ना, जो राज्य हमेशा, स्टेट जो होता है, गवर्नमेंट जो होती है, वो हमेशा इंटरफेयर करती है। तो जो उदारवादी विचारधारा के लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं भाई, सबको जो है जियो और जीनो दो की विचारधारा होती है उदारवादी। तो वो बोलते हैं भैया जो वस्तुओं एवं पूंजी का जो आना जाना है ना, उस पर राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए भैया। ठीक है, सब कोई कमा खा सके, सब अपना व्यापार कर सके। तो उदारवादी की विचारधारा ये होती है कि भैया वस्तु और पूंजी पर जो है राज्य के नियंत्रण की क्या करता है, वो मनाही करता है, समाप्ति करता है। ठीक है, तो उदारवाद उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा भैया। जो किसकी बात करता है, जो बात करता है जियो और जीनो दो की बात करता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि जो है बोलता है कि भाई हमारा भी विकास हो रहा है, सामने वाले का विकास होना चाहिए, किसी भी प्रकार का उस पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो उदारवादी विचारधारा ये बोलती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पहला जो प्रश्न है वो उदारवाद समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों मैं इसी तरह से जो आप लोग को एक्सप्लेनेशन भी देता रहूंगा। अगला सवाल जो है आपका सेकंड क्वेश्चन, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था ना, उसमें धुरी राष्ट्रों, कौन कौन से देश धुरी राष्ट्रों के अंदर थे। तो हम लोग को पता भैया जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था आपका, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था भैया, तो 1935 से लेकर के कब हुआ था, 40 के बीच में जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, तो इसके बीच में क्या हो गया था दोस्तों, तो दो, पूरी दुनिया जो थी ना, जो पूरा हमारा पृथ्वी दो भागों के अंदर बढ़ गया था। एक आपका बढ़ गया था दोस्तों धुरी राष्ट्र, ठीक है, धुरी राष्ट्र के अंदर, एक बढ़ गया था आपका मित्र राष्ट्र के अंदर। ठीक है, दो ग्रुप बन गए थे। तो सवाल यही पूछ रहा है कि भैया धुरी राष्ट्र के अंदर कौन कौन से देश थे। तो धुरी राष्ट्र के अंदर कौन कौन से देश थे दोस्तों, तो धुरी राष्ट्र के अंदर थे आपका जर्मनी का कौन था दोस्तों, जर्मनी का था आपका हिटलर। ठीक है, जिसने अपने आप को खुद गोली मार ली थी, हिटलर था। उसके बाद में जापान के बाद में इटली का कौन था दोस्तों, मुसोलिनी। तो ये कौन से ग्रुप के अंदर थे, ये लोग थे धुरी राष्ट्र के अंदर। किसके अंदर थे दोस्तों, धुरी राष्ट्र के अंदर। और मित्र राष्ट्र के अंदर कौन कौन से देश थे दोस्तों, तो मित्र राष्ट्र के अंदर थे आपके यूएसए, ठीक है, उसके बाद में इंग्लैंड, रशिया, ये सब किस में थे दोस्तों, मित्र राष्ट्र के अंदर थे। और धुरी राष्ट्र के अंदर आपके जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपका प्रश्न नंबर 3 क्या बोलता है दोस्तों, कि बोलता है निम्नलिखित घटनाओं को जो है काल क्रम अनुसार, भैया कौन सी घटना पहले हुई थी, डेट के हिसाब से जो है इसको क्रम में लगाना है दोस्तों। ठीक है, तो क्रम में लगाना है दोस्तों इसको। तो देखिए क्या क्या दे रखा है भैया, पहले दे रखा है कि दमित वर्ग के लिए एसोसिएशन की स्थापना, गांधी इरविन समझौता हम लोग को पता हुआ था। उसके बाद में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, फिक्की जिसको बोला जाता है। और उसके बाद में लंदन में सेकेंड जो आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो इनमें से बताना है कि भैया सही तरीके से इसको क्या करना है, अरेंज करना है दोस्तों। क्या करना है दोस्तों, अरेंज करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सबसे पहले क्या हुआ था दोस्तों, सबसे पहले आपका हुआ था फिक्की की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों, फिक्की की स्थापना। तो फिक्की की स्थापना पहले हुई थी। तो थर्ड, जहां पर भी ऑप्शन में पहले होगा वो आ जाएगा। देखिए थर्ड पहले, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया था दोस्तों, थर्ड, फिक्की की स्थापना के बाद क्या हुआ था, फिक्की की स्थापना के बाद हुआ था दमित वर्ग का एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो सेकंड भी इसके अंदर है। उसके बाद में क्या हो गया था दोस्तों, सेकंड आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो इसके अंदर भी सेकंड है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। फिर उसके बाद में क्या हो गया था दोस्तों, फोर्थ, लंदन में क्या हो गया था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाँ याद रखिएगा। सबसे पहले क्या हो गया था, सबसे पहले आपका हुआ था फिक्की की स्थापना। सेकंड में क्या हो गया था दोस्तों, सेकंड में आपका हुआ था दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कब की गई थी दमित वर्ग की स्थापना। फिर उसके बाद में थर्ड वन गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। उसके बाद में लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी तरह से जो आप लोग को अरेंज करना है। प्रश्न नंबर 4 क्या बोलता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि रिक्त स्थानों की क्या करनी है भैया, पूर्ति करनी है। ठीक है, रिक्त स्थान को फिल करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो देखिए क्या बोल रहा है कि आयरिश प्रेस एक्ट की तर्ज पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लेके आया गया था, अभी भारत के अंदर लेके आया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके अंदर क्या था दोस्तों, कि भैया जो भारत के अंदर कई सारे छापे खाने वगैरह थे ना, जो भारतीय प्रेस वगैरह थे, जो ब्रिटिशर्स का विरोध करते थे अखबार वगैरह की सहायता से, तो अंग्रेजों ने जो है उन पर क्या लगा दिया था, प्रेस एक्ट लगा दिया था, उनको प्रतिबंधित कर दिया था। उन्होंने जो है कानून बना दिया था, अगर किसी प्रेस ने, भारतीय प्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी अपशब्द वगैरह या फिर कोई भी विरोधी भावना छापी, तो जो है उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो यही भारत के अंदर लेके आया गया था दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो कब लेके आया गया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1878 के अंदर लेके आया गया था। ठीक है, 1878 के अंदर जो है अंग्रेजों ने भारत के अंदर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए थे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछ रहा है अभिकथन और कारण वाले के आधार पर। ठीक है, बच्चे इसके अंदर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए इसको किस तरह से हम लोग डील करेंगे। पहले तो क्या सवाल दे रखा है, पहला बोल रहा है अभिकथन, कथन बोल रखा है। अभी क्या बोल रहा है अभिकथन, कि हमें
वनों और वन्य जीवों का संरक्षण करने की जरूरत है। ठीक है, ये तो उन्होंने कथन दे दिया। अब कारण क्या दे रखा है कि भाई कारण है क्योंकि संरक्षण से क्या है, पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। तो देखिए क्या जो कथन दे रखा है उसके लिए कारण बिल्कुल सही बात बोल रहा है। देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि भैया हमें जो है जंगलों की उनके उनके अंदर पाए जाने वाले जितने भी जानवर वगैरह उनकी क्या करनी चाहिए, उनको संरक्षित करना चाहिए, उनको बचा के रखना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, हमें ऐसा क्या इसलिए करना चाहिए ताकि जो है संरक्षण से जो है पारिस्थितिकी जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके अंदर क्या बनी रहेगी, विविधता बनी रहेगी, डाइवर्सिटी बनी रहेगी। तो क्या भैया ये कारण सही बोल रहा है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है दोस्तों कि ए और दोनों क्या है दोस्तों, सही है, यानी कि जो सही व्याख्या कर रहा है दोस्तों। क्या यानी कि जो कारण इसने दिया है ना इस कथन का, बिल्कुल सही कारण दिया उसने, सही जो है कारण बताया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ए और दोनों क्या है, सही है। और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि जो उसने कथन दिया उसके लिए इसने कारण जो है बिल्कुल सही बताया। अगर हम अपने जीव जंतु को बचा के रखेंगे तभी तो हमारे जंगलों के अंदर डाइवर्सिटी, अलग अलग प्रजाति पाई जाएंगी, अलग अलग स्पीसीज पाई जाएंगी दोस्तों। तो जो कारण है ना बहुत अच्छा दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भैया जो आर है एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछ रहा है, ये देखिए इंग्लिश में भी पेपर है। अगला सवाल आप लोगों से पूछ रहा है प्रश्न नंबर 6। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 पूछ रहा है भूगोल से कि भाई वर्षा जल संग्रहण, भैया जो हम लोग पानी का संग्रहण करते हैं के लिए टाका निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख प्रचलित एक जो है पद्धति है कि भाई पानी को बचाने के लिए जो है एक टाका शब्द है, टाका एक पद्धति है पानी को बचाने के लिए। तो बताने कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य के अंदर पाई जाती है पद्धति, तो कहाँ पर पाई जाएगी दोस्तों? आप सोचिए, पानी का हम लोग संरक्षण उसी इलाके में करेंगे जहाँ पर पानी की बहुत किल्लत होती है दोस्तों। तो आप लोग ऑप्शन में से खुद ही जो है छांट सकते हैं कि भैया राजस्थान ऐसा इलाका है जहाँ पर जो है बूंद बूंद पानी जो है बहुत कीमती माना जाता है। तो राजस्थान के अंदर एक जल को बचाने की एक विधि है जिसको बोलते हैं टाका। क्या बोलते हैं दोस्तों? टाका। तो कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखिए आपसे भूगोल से पूछा गया है एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से कि भाई रोपण कृषि निम्नलिखित विशेषताओं को पढ़िए और सही विकल्प बताइए। भाई रोपण कृषि क्या होती है? तो जो है ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है रोपण कृषि के बारे में सही बात करता है। इन चारों ऑप्शन में थे तो भाई कौन सही बात करता है दोस्तों? तो देखिए रोपण कृषि क्या होती है दोस्तों? रोपण कृषि का मतलब होता है कि भैया जिसको बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों के अंदर रोपा जाता है, बोया जाता है दोस्तों। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको फसल बोया जाता है इसके अंदर। और क्या होता है दोस्तों रोपण कृषि? और क्या होता है दोस्तों कि ये किस लिए बोई जाती है दोस्तों? ये पूंजी के लिए बोई जाती है। किस लिए बोई जाती है? पूंजी के लिए, यानी कि एक तरह से कमर्शियल क्रॉप है। क्या है दोस्तों? कमर्शियल क्रॉप, जिसको किसान बेच करके बहुत सारा प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, हाँ, बहुत सारा क्या कमाता है? प्रॉफिट कमाता है। इसको बोया इसलिए जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। तो ढूंढिए कौन से विकल्प के अंदर जो है ऑप्शन नंबर ए और सेकंड आ रहा है। तो भैया ऑप्शन नंबर ए के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि भैया केवल एक और वह 2 सही है। ठीक है, लंबे चौड़े क्षेत्र के अंदर बोई जाती है और इसको अत्यधिक पूंजी आधारित कृषि है। ठीक है, तो रोपण कृषि होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि खरीफ फसल और रबी फसल के अंदर कौन कौन सी जो है अनाज पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। अगला सवाल आप लोगों से प्रश्न नंबर 8 क्या बोल रहा है भैया? निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? मैंने आप लोग को जो है पढ़ा भी रखा है कि भैया हमारे संसाधन जो है आपके नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत। तो क्या पूछ रहा है इसके अंदर? पूछ रहा है कि ऊर्जा का कौन सा जो है गैर परंपरागत स्रोत है। ठीक है, कौन गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है दोस्तों इन निम्नलिखित में से? तो भैया गैर परंपरागत, जिसको जो है वैज्ञानिकों ने खोजा है दोस्तों। ठीक है, हमारे दादा परदादा इस ऊर्जा का उपयोग नहीं करते थे, इसको हाल ही फिलहाल के अंदर खोजा गया है। ठीक है, ये परंपरा में नहीं था, लेकिन इसको जो है वैज्ञानिक जो पद्धति की सहायता से इसको खोजा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पेट्रोलियम तो बहुत जमाने से लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में पेट्रोलियम से प्राकृतिक गैस, इसको भी जो है बहुत जमाने से लोग यूज़ कर रहे हैं। कोयला तो पता नहीं बहुत पुराने टाइम से लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन नई चीज़ क्या है? नई चीज़ यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा। क्या है दोस्तों नई चीज़? भूतापीय ऊर्जा। तो ये क्या हो जाएगा? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछ ले कि भाई ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है, तो पेट्रोलियम क्या है? परंपरागत स्रोत है। प्राकृतिक गैस क्या है? परंपरागत स्रोत है। और कोयला भी क्या है? परंपरागत। जब गैर परंपरागत पूछे तो आप लोगों को भूतापीय ऊर्जा बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आप लोगों से दोबारा देखिए अभिकथन का पूछ लिया और कारण का पूछ लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अभिकथन कारण का जो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको एक कारण कथन दिया होगा और उस कथन को जो है प्रूफ करने के लिए कारण दे रखा होगा। अगर कारण ठीक तरीके से प्रूफ कर पा रहा है कथन को, ठीक है, तो इसी तरह से इसके अंदर ढूंढना है। तो देखिए क्या दे रखा है, कथन क्या दे रखा है कि भाई सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र क्या है? आत्मा है दोस्तों। ठीक है,
लोकतंत्र तभी बना रहेगा कि जब सत्ता की क्या रहेगी, साझेदारी रहेगी। ठीक है, जो आपका पावर है, पावर शेयरिंग रहेगी दोस्तों। तो इसके लिए देखिए क्या कारण दिया है, कारण इसकी देखिए कि भाई वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह सरकार से जुड़ते हैं। ठीक है, यानी कि अच्छी सरकार वही मानी जाती है जिसके अंदर समाज की भागीदारी हो दोस्तों। सभी जो समूह हैं सरकार से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो क्या कारण सही बता पा रहा है दोस्तों। ठीक है, देखिए ऊपर क्या बात की जाएगी, ऊपर बात की गई लोकतंत्र के बारे में। किसके बारे में बात की गई दोस्तों, लोकतंत्र के बारे में। ठीक है, और नीचे भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र के बारे में ही बात की गई। वैध सरकार कैसे बनती है, वैध सरकार बनती है लोकतंत्र से। जब जनता सरकार को चुनती है तभी तो वैध सरकार होती है ना। अवैध सरकार क्या होती है कि सरकार स्वयं ही बन के और जनता ने जो है उसको वोट दे के जिताया ही नहीं है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए आर दोनों क्या है, सही है। और आर जो है ना कारण, वो कथन की सही तरह से क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, यानी कि ठीक तरीके से जो है उसको प्रूफ कर पा रहा है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि भाई सत्ता का जो है ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है। क्या होता है दोस्तों, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, सरकार जो है ना, इसका क्या मतलब हो जाएगा दोस्तों कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का क्या किया जाए, बंटवारा किया जाए। ठीक है, हाँ, यानी कि सरकार के कई सारे स्तर होते हैं, उस पर क्या किया जाए, सत्ता का क्या किया जाए दोस्तों, बंटवारा किया जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण बोला जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संघीय राजनीति व्यवस्था वाले देशों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो कौन से देशों के अंदर जो है संघीय राजनीति है दोस्तों। ठीक है, तो बताना कि कौन से देशों के अंदर जो है संघीय राजनीति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एक तो भैया आपका जो है यूएसए के अंदर संघीय राजनीति पाई जाती है। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में भारत के अंदर पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, संघीय राजनीति। ठीक है, हाँ, आगे बात करते हैं दोस्तों। संघीय राजनीति का मतलब होता है कि भैया यहाँ पर जो है अध्यक्षात्मक पॉलिसी पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, अध्यक्षात्मक, जहाँ पर राष्ट्रपति की व्यवस्था होती है। तो भारत के अंदर भी राष्ट्रपति की व्यवस्था और यूएसए के अंदर भी राष्ट्रपति की व्यवस्था, उसी को क्या बोलते हैं, संघीय राजनीति। अगला सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, अगला सवाल देखिए, श्रीलंका में प्रश्न नंबर 12, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय बहुसंख्यक में। तो आप लोगों ने जो है 10th की पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रखा होगा सत्ता के साझेदारी वाले चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर आप लोगों को पढ़ाया गया था कि बेल्जियम फ्रेंच भाषा वाले और श्रीलंका की केस स्टडी दी गई थी, जिसके अंदर सिंगली तमिल जो लोग थे। तो इस सवाल क्या बोल रहा है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय बहुसंख्यक में, जिसकी संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा, उसको क्या बोलते हैं, बहुसंख्यक बोलते हैं। तो हम लोग को पता है दोस्तों किसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी श्रीलंका के अंदर, तो ये थे आपके दोस्तों सिंगली समुदाय जो था उसकी संख्या क्या थी, बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। ठीक है, हाँ, और अल्पसंख्यक में कौन थे, अल्पसंख्यक में आपके थे तमिल दोस्तों, भारत मूल के तमिल। प्रश्न नंबर 13 क्या बोलता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 बोलता है कि भारत में विधायी अधिकारों की संवर्ती सूची से संबंधित सही विकल्प को क्या करना है, हमें चयन करना है दोस्तों। हम लोग को पता है भारत के अंदर जो 3 सूचियां पाई जाती हैं। ठीक है, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची। तो बताना है कि इसके अंदर जो है विधायी अधिकारों की संवर्ती सूची का मतलब होता है जिसके ऊपर राज्य सरकार भी कानून बना सके और आपकी केंद्र सरकार भी क्या बना सके दोस्तों, कानून बना सके। उसको क्या बोलते हैं, संवर्ती सूची बोलते हैं। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। तो बताना है कि उस लिस्ट के अंदर जो है कौन कौन से विषय रखे गए हैं, समवर्ती सूची के अंदर कौन कौन से विषयों को रखा गया है। तो भाई समवर्ती सूची के अंदर आपका रखा गया है शिक्षा, वन, विवाह और गोद लेना। शिक्षा तो दोस्तों केंद्र सरकार भी उस पर कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी। जंगल पे दोस्तों केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी। ठीक है, क्योंकि कैसे ही एक तरह से सर्वव्यापी विषय है दोस्तों, विवाह के ऊपर भी और गोद लेने के ऊपर भी। तो शिक्षा, वन, विवाह और गोद लेना ये जो विषय हैं किसके अंदर आते हैं, समवर्ती सूची के अंदर आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या बोल रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किया है भाई, कि भाई राजनीतिक दलों में क्या हो सके दोस्तों, सुधार हो सके। तो भाई जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है उसने कौन सा जो है आदेश जारी किया है। तो बताना दोस्तों कौन सा जो है आदेश जारी किया है दोस्तों। तो कौन सा आदेश जारी किया है दोस्तों, तो इसके अंदर जो आदेश जारी किया गया है भाई, सभी उम्मीदवारों को क्या देना है, शपथ पत्र द्वारा क्या करना है, आपराधिक मामलों का ब्यौरा देना अनिवार्य। मान लीजिए कि चुनाव होने वाले, चुनाव से पहले जो होते हैं सब अपना नॉमिनेशन भरते हैं। तो जब नॉमिनेशन भरोगे ना तो आपको ब्यौरा देना पड़ेगा कि भाई आपके ऊपर कोई आपराधिक मामले तो नहीं है, ताकि जो है आपको जो वोट देने वाले लोग हैं वो आपके बारे में जान सके दोस्तों, है ना। तो यही है कि सभी उम्मीदवारों को शपथ पत्र द्वारा क्या है, अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है। तो यही जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये किस तरह से एमसीक्यू सवाल, कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी से सवाल है।
आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना है तो अपने आप जो है आप लोग इसको डील कर लोगे। अगला सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। भैया बैंकों को पैसा मिलता कहाँ से है, ठीक है। इतने सारे जो बैंक खुले हुए हैं, ये बैंक इनके जो एम्प्लॉय होते हैं, फिर बैंक को इतना प्रॉफिट कहाँ से होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग को जो है इसके अंदर पढ़ना है। तो क्या करते हैं दोस्तों, जो बैंक होते हैं ना, जो बैंक होते हैं, जैसे कि आप लोग अपने बैंक के अंदर पैसा जमा कराने जाते हो, क्या कराने जाते हो दोस्तों। मान लीजिए कि ये कोई बैंक है, ये जो है ये क्या है दोस्तों, ये बैंक है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप गए, ठीक है, आप जो है यहाँ पर आप जो है अपना पैसा लेकर गए बैंक के अंदर, ठीक है। आपने जो है अपना पैसा बैंक के अंदर जमा करा दिया। तो आपने जो अपना पैसा बैंक पे जमा किया है ना, तो बैंक आपको अपने पास पैसा रखने के लिए क्या देता है, थोड़ा सा ब्याज देता है, क्योंकि आपने पैसा अपना बैंक के अंदर रखा है। तो आपके पैसे पे क्या मिलता है दोस्तों, आपको पैसे पे मिलता है ब्याज। क्या मिलता है दोस्तों, ब्याज। सालाना भी होता है, ठीक है, मासिक ब्याज भी होता है। तो वो जो बैंक होता है उस पैसे को जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देता है, ठीक है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देता है। आपको देगा 2% का ब्याज, ठीक है। और जब ये आप ही का पैसा जब ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को देता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को देता है, पॉलिटिशियन को देता है, तो उनसे ब्याज लेता है 10% का, 15% का, ठीक है। और आपको देगा 2%, बाकी 10%, 12% का उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो जो बैंक होते हैं इसी तरह से क्या करते हैं दोस्तों, पैसा कमाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्जदारों से ऋण के ब्याज के रूप में प्राप्त धन, ठीक है। हाँ, और जो जिनको ये कर्जा देते हैं ना, तो उनसे भी ये लोग क्या लेते हैं, ब्याज लेते हैं, ठीक है। तो उनसे ही जो है इनको प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्जदारों से क्या करते हैं लोग, ऋण लेते हैं। अगला MCQ 16 क्या बोल रहा है दोस्तों कि भारत में ग्रामीण परिवारों के लिए जो है ऋण की जरूरत को निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सबसे अधिक मात्रा में पूरा करता है। भाई जो ग्रामीण परिवार के लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा ऋण कहाँ से लेते हैं दोस्तों, ठीक है। उनके लिए जो है जैसे उनको कर्जा वर्जा लेना पड़ गया तो किसके पास कर्जा लेने जाते हैं, तो बैंकों के पास नहीं जाते कर्जा लेने के लिए, वो जाते हैं गाँव के जो आसपास के साहूकार होते हैं ना, जो उच्च दरों पर जो है उच्च ब्याज दर पर जो है कर्ज देते हैं, उनके पास जाते हैं। क्योंकि बैंक के पास आप लोग जाओगे तो बैंक दुनिया भर की फॉर्मेलिटी करवाता है, बोलता है कि ये कागज गिरवी रखो, वो कागज लेके आओ, ठीक है, आप गारंटर लेके आओ। तो जो है गांव की जो जनता होती है इन सब चोचलों में नहीं फंसना चाहती, इसलिए वो जो पास के साहूकार के पास जाती है और फटाक से जो है उनसे पैसा ले लेती है। वो अलग बात है कि साहूकार जो है उच्च ब्याज दरों पर जो है पैसा देता है, लेकिन वहाँ पर जो है आसानी से उनको पैसा मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साहूकार। उसके बाद में दोस्तों ये आप लोग को प्रश्न नंबर 17 के अंदर बोल रहा है कि ये चित्र देखिए और बताइए कि अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए इसको बताना है, ये चित्र देखिए। तो देखिए यहाँ पर एक बूढ़ी औरत है, ठीक है, खेत के अंदर खेती कर रही है, आलू उगा रही है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे ही कृषि की बात आ जाए तो कृषि कौन से क्षेत्र के अंदर आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। तो ये दोस्तों कौन से क्षेत्र से संबंधित पिक्चर है, तो आपकी प्राथमिक, प्राइमरी, ठीक है। और द्वितीय किसी से संबंधित है दोस्तों, तो फैक्ट्री के अंदर से। और तृतीय किसी से संबंधित दोस्तों, सेवा देने से, ठीक है, बैंक हो गया दोस्तों, पुलिस वाला हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये सब क्या देते हैं, सेवा देते हैं। इस तरह से जो है हम लोगों ने 17 क्वेश्चन कर लिए। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्लास 10th SST। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, सही जोड़े बनाने। प्रश्न नंबर 18 के अंदर क्या बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से संबंधित सही जोड़े का क्या करना है, हम लोग को बताना है। तो हम इन लोगों ने ऊपर जिस तरह से सवाल डिस्कस किया था नीचे भी उसी तरह से। तो दोस्तों जोड़े बनाइए, कौन सा जो है जोड़ा सही जो है जोड़े हैं बताइए, ठीक है। प्राथमिक खनन प्राथमिक के अंदर नहीं आता, ये गलत हो दोस्तों, ये गलत हो गया। द्वितीय के अंदर फूलों की खेती नहीं आती, फूलों की खेती अपने आप में जो है कृषि की बात कर रहा है तो प्राथमिक के अंदर आना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों द्वितीय के अंदर क्या है, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन अपने आप में एक एग्रीकल्चर है, तो वो द्वितीय के अंदर कहाँ आएगा, द्वितीय के अंदर तो जो है आपका फैक्ट्रीज आती है, उद्योग आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। तृतीय के अंदर क्या आता है, मत्स्यान आता है दोस्तों। क्या आ जाएगा दोस्तों, मत्स्यान आ जाएगा, ठीक है। 2 मिनट कुछ गलत हो गया दोस्तों इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर गलत हो गया कुछ। इसका राइट आंसर है दोस्तों ये, इसका राइट आंसर है प्राथमिक। प्राथमिक के अंदर खनन आता है दोस्तों। क्या आता है दोस्तों, खनन आता है, ठीक है, खनन आता है। क्योंकि दोस्तों खनन भी जो है प्राथमिक एक प्राइमरी सेक्टर है ही दोस्तों ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक का खनन हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। प्रश्न नंबर 19 की आप बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य का जो है मानव विकास सूचकांक, मैंने आप लोग को पढ़ा है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, भारत के अंदर ये जारी किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये देखने के लिए भाई कौन से राज्य की सरकार जो है अपनी जनता को जो है अच्छी शिक्षा दे पा रही है, ठीक है, अच्छी हेल्थ दे पा रही है, प्रति व्यक्ति आय किसकी ज़्यादा है। तो जो है हर साल जो है HDI रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। तो बताना है कि भैया किस राज्य का मानव सूचकांक जो है सर्वाधिक है, मतलब सबसे अच्छा HDI है। तो हम लोग को पता है दोस्तों कि साउथ के अंदर
केरल जो राज्य है वो काफ़ी विकसित राज्य है एक तरह से शिक्षा के मामले में। तो इसका जो HDI होता है ना दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ये सबसे क्या ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरला। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में। इसके बारे में दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 के बारे में, तो प्रश्न नंबर 20 को देखिए। प्रश्न नंबर 20 क्या बोल रहा है कि निम्न रिक्त स्थानों की क्या करनी, पूर्ति करनी। तो बताना है दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डैश देशों की पहल पर शुरू किया गया था। भाई किसकी देशों पर जो है पहल पर, किसकी देशों के कहने पे जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। तो बताइए ऐसी बड़ी चीज को कौन से देश बनाएंगे, विकसित देश बनाएंगे कि अल्प विकसित देश बनाएंगे या फिर विकासशील बनाएंगे। ठीक है, विकासशील देश वो होते हैं जो अभी विकास कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अल्प विकसित जो भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। और विकसित कौन से देश होते हैं जो कंप्लीटली डेवलप हो चुके हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, यूरोप के बहुत सारे देश हो गए। तो भैया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की जो पहल शुरू की थी किसने की थी, विकसित देशों ने की थी। ठीक है, हाँ, तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने 20 MCQ सवाल कर लिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है बेहतर तरीके से मैं कॉन्सेप्ट भी समझा पाया हूँगा और किस तरह से सवाल आएंगे वो लोग आप लोगों को पता चल चुका होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। ठीक है, अब ये 2-2 नंबर के सवाल होंगे, इसमें आपको जो है लिखना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको लिखना पड़ेगा। चूंकि 2-2 नंबर के सवाल हैं इसलिए आपको इसके अंदर कम से कम 40 शब्द लिखना पड़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, आप लोग पॉइंट में लिखिएगा। ठीक है, अगर 2 नंबर का सवाल है तो एटलीस्ट 3 पॉइंट तो लिखिएगा आप लोग। तो चलिए फिर इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो जो सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, वो किसके बारे में बात कर रहा है, रेशम मार्ग के बारे में, सिल्क रूट के बारे में। ये बोल रहे हैं कि भाई सिल्क रूट ने जो है किस प्रकार से दुनिया को जोड़ा था दोस्तों। ठीक है, किन्हीं 2 उदाहरणों की सहायता से हम लोग को बताना है। तो आप लोग समझने, अब मैं जो भी बोलूंगा आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से इसको सुनना है दोस्तों। ठीक है, सिल्क रूट के बारे में। तो देखिए सिल्क रूट क्या था दोस्तों, इसने जो है दूर दराज के हिस्सों को जो है क्या किया था दोस्तों, जोड़ना शुरू किया था। ठीक है, सिल्क रूट की सहायता से जो थे आपके पश्चिमी भारत के जो व्यापारी थे ना, जैसे कि उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन सब एरिया से जो है, जैसे कि हमारा प्यारा भारत है, आप लोग मैप से देखिए। ठीक है, ये जो है ये हमारा प्यारा दोस्तों, ये हमारा प्यारा भारत है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा, तो सिल्क रूट क्या था दोस्तों, सिल्क रूट था आपका इस वाले एरिया से जो था ना, इस वाले एरिया से जो है व्यापारी आते थे भारत के अंदर। ठीक है, ये जो एरिया जुड़ा हुआ था आपका उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान से आगे और एरिया से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ से जो थे व्यापारी भारत के अंदर आते थे दोस्तों। ठीक है, कश्मीर वाले रास्ते से, ठीक है, पंजाब वाले रास्ते से भारत के अंदर आकर के क्या करते थे दोस्तों, व्यापार करते थे। तो इसी को क्या बोलते थे, सिल्क रूट बोलते थे दोस्तों। ठीक है, हाँ, ये ना केवल सामान को लेके आते थे बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था। बाहर से सामान खरीदते थे फिर अपने क्षेत्रों में ले आकर के बेचा करते थे दोस्तों। ठीक है, तो इसी के बारे में आपको बताना है कि किस प्रकार से इसने दुनिया को क्या किया दोस्तों, जोड़ा है सिल्क रूट ने। तो कई प्रकार से जोड़ा दोस्तों इसने दुनिया को। किस प्रकार से कि भाई इसने जो है इसी मार्ग से क्या था, चीनी मिट्टी के बर्तन यानी जो पॉटरी वगैरह होते थे उसको खरीदा बेचा जाता था। और इसी मार्ग से क्या होता था, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से क्या खरीदता था, कपड़ा और मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। लोग यहाँ से अपने साथ क्या लेके आते थे, अपने साथ लेके आते थे चीनी मिट्टी के बर्तन। ठीक है, जो आप लोग घरों में चाय वाय पीते हो ना, तो चीनी मिट्टी के बर्तन वो बाहर से आते थे भारत के अंदर। और व्यापारी भारत से क्या ले आते थे, मसाले वगैरह ले जाते थे, क्योंकि भारत के अंदर मसाले जो होते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा बिकते हैं। और किस तरह से दोस्तों, और बहुमूल्य धातुएं, सोना चांदी भी यहाँ यूरोप से यहाँ पहुँचती थी दोस्तों। ठीक है, और क्या करते थे दोस्तों, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था। ठीक है, सिल्क रूट की सहायता से व्यापारी सामान तो खरीदते थे, सांस्कृतिक आदान प्रदान, जैसे कि ईसाई मिशनरी वगैरह भी जो थे इसी रास्ते से भारत के अंदर आए थे। ठीक है, हम लोग को पता है कि भाई भारत के अंदर सबसे पहले छापे खाने की शुरुआत किसने की थी, तो ईसाइयों ने की थी दोस्तों। ठीक है, ईसाई मिशनरियों ने। उसके बाद में दोस्तों बौद्ध धर्म जो है सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैला था। इन्हीं जो सिल्क रूट की सहायता से जो है भारत का जो बौद्ध धर्म है पूरी दुनिया के अंदर फैला था दोस्तों। तो सिल्क मार्ग जो है क्या बोल रहा है कि कितनी विशेषता को बताना है, किन्हीं 2 उदाहरणों की सहायता से। तो देखिए हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि भाई सामान तो बेचते ही बेचते थे। ठीक है, जैसे चीनी मिट्टी वगैरह अपने साथ लेके आते थे, चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह, फिर यहाँ से ले जाते थे मसाले वगैरह। ठीक है, मसाले वगैरह लेके जाते थे, फिर सोना चांदी आयात निर्यात होता था। ये चीज़ें तो होती थी। दूसरी चीज़ें क्या होती थी कि कई सारे धर्मों का जो है प्रचार प्रसार इसी रास्ते से होता था। लोग बाहर से आकर के ईसाई धर्म की प्रचार करते थे, फिर यहाँ से बौद्ध भिक्षु वगैरह जाकर के दुनिया के अंदर प्रचार प्रसार करते थे। तो सिल्क रूट क्या था, मतलब एक रास्ता था दोस्तों जिसकी सहायता से जो है पूरी दुनिया को क्या किया जाता था, तो जोड़ा जाता था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसी में जो है 21 का जो है अथवा में, ठीक है, ऑप्शंस में, चाहे तो आप प्रश्न नंबर 21 के अंदर ये वाला सवाल कीजिए, चाहे आप ये वाला सवाल कीजिए। ठीक है, आपको किन्हीं दोनों में से एक सवाल करना है और एक सवाल करने पे आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने सिल्क रूट आपको समझा दिया। अब बात करेंगे हम लोग
इसी के अथवा वाले प्रश्न की कि भाई हमारे खाद्य पदार्थों ने दूर देशों के बीच किस प्रकार का सांस्कृतिक आदान प्रदान जो है सुगम बना दिया है, बहुत आसान बना दिया। मतलब हमारे खाने पीने की जो कल्चर है दोस्तों, किस प्रकार से दूर दराजों के स्थानों को जो है इसने एकजुट कर लिया है, इसके बारे में हम लोग को क्या करना है दोस्तों, डिस्कस करना है। तो इसके अंदर आप लोग कई सारी चीज़ों को लिख सकते हो कि किस प्रकार से जो है भारत का खाना जो है पूरी दुनिया के अंदर फेमस हो चुका है, चिकन टिक्का वगैरह हो गया। इसी तरह से दुनिया के तरह तरह के जो देश हैं, अलग अलग देशों के खाने भारत के अंदर खाए जाते हैं। जैसे पास्ता हो गया, ठीक है, इटली का हो गया दोस्तों, फिर पिज़्ज़ा बर्गर आपका अमेरिका का हो गया। तो कई तरह के जो है खाने हम लोग, हमारे खाने दुनिया के अंदर अलग देशों के अंदर जो है फेमस हो रहे हैं और दुनिया के खाने भारत के अंदर फेमस हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बताना दोस्तों आपको कि भाई व्यापारी और मुसाफिर जब किसी नए देशों में जाते हैं ना, तो अपने साथ वहाँ पर नई फसलों के बीज बो आते हैं। जैसे संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों, जैसे मैगी हो गया, मैगी हमारे देश की खोज थोड़ी ना है, या फिर चाउमीन हो गया, चाउमीन हमारे देश की खोज थोड़ी ना है दोस्तों, हमारे देश की खोज तो भैया दाल चावल रोटी है, ठीक है। और इसी तरह से ये विश्वास किया जाता है कि भाई नूडल्स जो है पश्चिम में पहुंचे और वहाँ उन्होंने अपनी क्या कर ली दोस्तों, उन्होंने अपनी डोमिनेंस स्थापित कर लिया। तो हम लोग को इसके अंदर खाने के बारे में बात करना है, ठीक है। अब पास्ता जो था अरब यात्रियों के साथ सिसिली पहुंचा, जो इटली का एक टापू है, ठीक है। तो पास्ता भी जो था पहले अरब लोग खाते थे पास्ता, वो अरब लोग जब इटली के अंदर गए तो इटली का वहाँ पर जो है पास्ता फेमस हो गया। उसके बाद में आलू हो गया, सोया हो गया, मूंगफली हो गया, मक्का हो गया, उसके बाद में टमाटर हो गया दोस्तों, मिर्च हो गया, शकरकंद हो गया। ऐसी बहुत सारे खाद्य पदार्थ थे ना जो 500 वर्ष पूर्व तक हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे, लेकिन व्यापारी वगैरह अपने साथ आते थे तो कई सारे अलग अलग पेड़ पौधे वगैरह लेके आते थे अपने साथ, कई सारे अलग अलग जो अनाज वगैरह लेके आते थे। तो इस वाले सवाल के अंदर आपको जो है ये तमाम चीज़ें के बारे में बताना है, किस प्रकार से जो है खाने का आदान प्रदान हुआ है, ठीक है। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को प्रश्न नंबर 21 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 के बारे में। किसके बारे में? प्रश्न नंबर 22 के बारे में। ये क्या बोल रहा है कि भाई अनेक खनिज अवसादी चट्टानों की परतें यह संस्तरों में पाए जाने वाली, ये भूगोल का सवाल है आपका, उदाहरण सहित इस कथन की क्या करनी है दोस्तों, पुष्टि करनी है, ठीक है। इस क्या बात कर रहा है दोस्तों कि भाई जो अनेक जो खनिज अवसादी चट्टानें वगैरह होती है ना, तो परतों या संस्तरों में पाए जाते हैं, तो इसको जो है उदाहरण देकर क्या करना हमको समझाना है दोस्तों। तो देखिए इसके अंदर क्या बात करनी है दोस्तों कि भाई विभिन्न स्तरों की जो सरकारों के अधिकार क्षेत्र, कौन सा है दोस्तों आपका, अनेक खनिज अवसादी वाला ना। तो इसके अंदर हम लोग को क्या बात करना है कि भाई कि अनेक जो खनिज अवसादी चट्टानों के, जैसे कि उनका क्या होता है, क्षैतिज परतों में जो निक्षेपण होता है, संचयन होता है, ठीक है, जमाव का परिणाम है। जैसे कि कोयला हो गया, अन्य प्रकार के लोह हो गए, अयस्क वगैरह हो गए, जिससे कि जो दोस्तों लोहा वगैरह बनाया जाता है, स्टील वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, सब पाए जाते हैं, ठीक है। इनका निर्माण कहाँ होता है? इनका निर्माण जो होता है विशेष करके वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है, ठीक है। हाँ, तो इसके बारे में आप लोगों को क्या करना है, बताना है कि भाई जो अनेक खनिज अवसादी चट्टानों की परतों या संस्तरों में पाए जाते हैं, तो किस प्रकार से जो है खनिजों का निर्माण होता है दोस्तों अवसादी चट्टानों के अंदर, तो इसके बारे में आप लोग को वही बताना है, ठीक है। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 23 के बारे में दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 क्या है? प्रश्न नंबर 23 आपका पॉलिटिकल साइंस का सवाल है। यह बोलता है कि भाई संघीय व्यवस्था की सफलता के लिए, ठीक है, संवैधानिक प्रावधानों का होना क्यों जरूरी है, ठीक है। कि भाई जो देश के अंदर संघीय व्यवस्था है, ठीक है, संघीय व्यवस्था, उसका जो है सफल होने के पीछे जो है, उसके सफल होने के पीछे दोस्तों आपका जो है किस प्रकार से जो है संविधान का जो है बहुत बड़ा योगदान है, इसके अंदर आपको बताना है, ठीक है। फेडरलिज्म के अंदर जो होता है दोस्तों, तो इसको किस तरह से हम लोग डील कर सकते हैं, तो देखिए, तो इस प्रश्न नंबर 23 का किस तरह से इसको डील कर सकते हैं दोस्तों, कि देखिए अब आप लोग मेरी बात को जो ध्यान से सुनिए। जैसे कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकारें अकेले नहीं बदल सकती हैं, ठीक है। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से होता है। मान लीजिए कि भारतीय संविधान के अंदर कोई बदलाव करना है, ठीक है, तो हम लोग को पता है कि भाई संसद है हमारी, क्या है दोस्तों, संसद है, ठीक है, हमारी संसद है। तो संसद का जब तक दोनों सदन राजी नहीं होंगे ना, आपके राज्यसभा हो गए, ठीक है, आपका जो है लोकसभा हो गया, जब तक दोनों सदन हमारे राजी नहीं होंगे ना संविधान के अंदर बदलाव करने के लिए, तब तक संविधान का कुछ नहीं बदला जा सकता है। और इन दोनों के राजी के होने के बाद राष्ट्रपति को भी क्या होना पड़ेगा दोस्तों, राजी होना पड़ेगा, तब जाकर के जो है हमारे संविधान के अंदर कुछ बदलाव हो सकता है, ठीक है। अगर कुछ गलत बदलाव होगा तो फिर कौन आ जाएगा दोस्तों, हमारा जो न्यायालय है। कौन आ जाएगा दोस्तों, हमारा न्यायालय है, ठीक है। तो इसी तरह से पूछ रहा है कि भैया जो संघीय व्यवस्था की जो सफलता है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, भाई संवैधानिक प्रावधानों के ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर ये आपका सवाल पूछा है प्रश्न नंबर 23 के अंदर। प्रश्न नंबर 24 किसकी बात कर रहा है दोस्तों, कि वैश्वीकरण को संभव बनाने में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल है दोस्तों, जो ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को बताना है दोस्तों। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि भैया
ऐसा ऐसा समय आ चुका है कि भैया आजकल जो है अमेरिका, पहले के जमान आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, आज 60 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी तय करने में भी हमको काफ़ी समय लगता था, लेकिन आज हम लोग बैठे बैठे जो है यहाँ से कुछ सेकंड के अंदर ही जो है अमेरिका मैसेज पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो दुनिया जो है इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के समय में कितनी एकजुट हो गई है। क्या होगी दोस्तों, दुनिया जो है एक घर बन चुकी है। ठीक है, अब वो दूरियां नहीं रही जो पहले दूरियां हुआ करती थी। अब जो है सारी चीज़ें बहुत आसान है, बहुत कम समय में बहुत त्वरित बहुत फास्ट चीज़ों को जो है हम लोग कर सकते हैं। आज हर देश दूसरे देश की भाषा बोल रहा है, हर देश दूसरे देश की कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, वैश्वीकरण बोलते हैं। ठीक है, जब दुनिया जो है एक एक पटल पे आ जाए दोस्तों, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वैश्वीकरण। तो बताना है कि भाई वैश्वीकरण को जो है संभव बनाने में, यानी कि दूरियों को कम करने के लिए जो आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर आपका सोशल मीडिया आता है दोस्तों, आपका कॉलिंग आता है दोस्तों, ट्विटर आता है, फेसबुक आता है। ठीक है, तो इसने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है दोस्तों, तो इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई दोस्तों। ठीक है, जैसे कि वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन्होंने क्या किया दोस्तों, गति को बिल्कुल बदल दिया है। ठीक है, जैसे कौन से आपके टेलीकम्युनिकेशन, जैसे टेलीग्राम हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया। ठीक है, इसने विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने में, सूचनाओं को बहुत त्वरित बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई दोस्तों। ठीक है, हाँ, उसके बाद में क्या हो गया, इंटरनेट की सहायता से जो सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ साझा किया जा सकता है। ठीक है, तो यही आप लोगों को इसके अंदर बताना है कि किस प्रकार से सोशल मीडिया ने जो है चीज़ों को बहुत आसान बना दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रश्न नंबर 24 का भी मतलब और उसका किस तरह से डील करना है आप लोगों को पता चल चुका होगा। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 25 के बारे में। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर खंड ग शुरू हो चुका है, तो इसके अंदर जो है प्रत्येक सवाल आपका कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का। तो जैसे आपका 3 नंबर का होगा तो आप लोग को जो है ज़्यादा शब्द लिखने पड़ेंगे, ज़्यादा पॉइंट बनाने पड़ेंगे। अगर 3 नंबर का सवाल है तो एटलीस्ट आपको 5 पॉइंट तो बनाने चाहिए। ठीक है, तो पहला सवाल आप लोगों से क्या पूछ रहा है भाई, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछ रहा है कि भाई असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव का क्या करना है, विश्लेषण करना है। तो सबसे पहले समझ लेते भैया असहयोग आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था दोस्तों, है ना। तो बिना ऐसे जाने हम लोग कैसे असहयोग आंदोलन के बारे में समझ सकते हैं। तो भी हम लोग को पता है कि भाई महात्मा गांधी ने जो है भारत के अंदर असहयोग आंदोलन शुरू किया था, अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए, अंग्रेजों को जो है सबक सिखाने के लिए भारत के अंदर क्या शुरू किया गया था, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था दोस्तों। ठीक है, ये किसके विरोध में शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था आपका जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना 13 अप्रैल 1919 को। तो उसके विरोध में जो है महात्मा गांधी ने बोला कि हम लोग जो है अंग्रेजों का हर प्रकार से क्या करेंगे, असहयोग करेंगे दोस्तों, नॉन कोऑपरेशन करेंगे दोस्तों। ठीक है, जिसके अंदर हम वकील जो है वकालत करना छोड़ दे, विद्यार्थी जो स्कूल के अंदर जाना छोड़ दे, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो अंग्रेजों की काम धंधा करना छोड़ दे, जिससे कि अंग्रेजों को क्या हो जाए, अंग्रेजों को नुकसान हो जाए। सभी भारतीय जो है अंग्रेजों का कोई भी उत्पाद यूज़ करना छोड़ दें, सब भारतीय उत्पाद का उपयोग करें दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से अंग्रेजों को क्या होगा दोस्तों, अंग्रेजों को आर्थिक झटका लगेगा, क्योंकि वो लोग देश के अंदर पैसे के लिए तो आए थे, है ना। जब उनको पता चलेगा कि भाई भारतीयों ने उनका सारा सामान यूज़ करना छोड़ दिया है तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, पैसे के मामले में, और उनकी अकल क्या आ जाएगी, ठिकाने आ जाएगी। तो ये बताना है कि आर्थिक प्रभाव का जो है कौन कौन से आर्थिक प्रभाव थे। तो भाई महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था, गांधी जी ने बोला था भाई कि हम लोग को जो है अंग्रेजों के प्रत्येक सामानों का क्या करना है, बहिष्कार करना है। और अपने देश के उद्योग है ना, जो देसी उद्योग है, हम लोग को खादी को बढ़ावा देना है। किसको बढ़ावा देना है दोस्तों, खादी को बढ़ावा देना है। उसके बाद में ब्रिटिश कंपनियों कि जिससे क्या होगा दोस्तों, अगर हम लोग अपने देश को, अपने सामानों को बढ़ावा देंगे तो क्या होगा कि इससे अंग्रेजों का जो राजस्व है ना, जो रेवेन्यू, उसके अंदर क्या आएगा, गिरावट आएगा। ठीक है, सरकार के ऊपर क्या पड़ेगा, पैसे के मामले में बुरा असर पड़ेगा। और हम लोग की जो है उनके ऊपर जो आर्थिक निर्भरता है ना दोस्तों, पिन से लेकर के पैंट जीन्स कार तक जो हम लोग उनसे ही खरीद रहे हैं, तो हमारी निर्भरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी दोस्तों। तो ये इसके अंदर बताना है कि असहयोग आंदोलन का जो आर्थिक प्रभाव क्या है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 25 का एक ऑप्शन है बी, आप चाहे तो ए कीजिए चाहे तो बी कीजिए। ठीक है, आपको 3 नंबर ही मिलेगा। तो जो बच्चा असहयोग आंदोलन को बेहतर तरीके से जानता है वो उसके बारे में लिखेगा। अगला सवाल है ऑप्शन नंबर बी, ये क्या बोलता है कि भाई, ये क्या बोलता है दोस्तों कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना जो है उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई है। इस कथन को क्या करना है दोस्तों, विश्लेषण करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, सवाल को समझना है कि भाई भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद शुरू हुआ था ना, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है कि भाई अपने देश को सर्वोपरि बनाना, अपने देश को आज़ाद कराना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद की भावना बोलते हैं, देश प्रेम की भावना बोलते हैं। तो ये भारत में जो आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की जो घटना थी ना, वो क्या थी, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर क्या जुड़ी हुई थी। हम लोग के अंदर राष्ट्रवादी भावना तब आई ना जब हम लोग को एहसास हुआ कि भाई अंग्रेज जो है हम लोग का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने हम लोग को क्या बना रखा, अपना गुलाम बना रखा है। और गुलाम किस लिए बना रखा है, ताकि वो लोग जो है
हमारे संसाधनों का क्या कर सके दोस्तों, दोहन कर सके अपने फायदे के लिए। तब जाके ना हमारी अकल ठिकाने आई कि भाई अंग्रेजों जो है हमारे लिए बुरे हैं। तब ना हम लोगों ने देश के अंदर क्या शुरू कर दिया, राष्ट्रवाद शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो है हम लोग को उत्तर देना है। तो देखिए, औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ जो है संघर्ष के दौरान जो है लोग आपसी एकता को पहचानने लगे। सब लोग भूल गए कि भाई हम लोग हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई। सबने बोला नहीं, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग को अंग्रेजों को यहाँ से क्या करना है, खदेड़ देना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में क्या हो गया, उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने सब अलग अलग धर्मों जाति को क्या कर दिया, एक कर दिया। ठीक है, सब लोग महसूस करने लगे कि भाई हम लोग सब जो है, हम लोग का शोषण हो रहा है, अंग्रेज हम लोग का शोषण कर रहे हैं। उसके बाद में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है कांग्रेस ने क्या किया दोस्तों, इन समूहों को इकट्ठा करने का जो है विशाल आंदोलन शुरू कर दिया। फिर कांग्रेस जो 1885 के अंदर बनी थी, उसने भारतीयों को जो है एकजुट करना शुरू कर दिया। बोला कि भाई अंग्रेज हमारे दुश्मन है, हम आपस में दुश्मन नहीं है, हम सारे भाई भाई हैं। हम लोग को जो है अंग्रेजों को देश से क्या करना है दोस्तों, खदेड़ देना है। क्या करना है दोस्तों, खदेड़ देना है। ठीक है, हाँ। उसके बाद में फिर उन्होंने जो भारत माता में वंदे मातरम राष्ट्रवाद को जो है प्रतीक बना लिया दोस्तों। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने अंग्रेजों को 15 अगस्त 1947 को देश से भगा दिया और हम लोग क्या हो गए दोस्तों, आज़ाद हो गए। तो इस तरह से जो है आप लोग को प्रश्न को डील करना है। प्रश्न नंबर 26 क्या बोलता है, प्रश्न नंबर 26 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए किस प्रकार नियोजन एवं सर्वमान्य रणनीति है। यानी कि हम लोग को पता है कि भी प्रकृति के अंदर क्या है, संसाधन बहुत सीमित है ना, और हमारी ज़रूरतें क्या हैं, असीमित हैं। तो हम लोग को संसाधनों का क्या करना है दोस्तों, ऑप्टिमम यूज़ करना है, बहुत सोच समझकर विवेक के आधार पर जो है हम लोग का उपयोग करना है। ठीक है, जिससे कि संसाधनों को जो है परेशानी भी ना हो और हम लोग की ज़रूरत भी पूरा हो जाए। तो देखिए क्या बात करा है इसके अंदर कि भाई नियोजित का मतलब होता है प्लानिंग तरीके से हम लोग को संसाधनों को क्या करना है दोस्तों, यूज़ करना है। ठीक है, हाँ। तो इसके अंदर बताना है कि किस प्रकार से जो है एक अच्छी रणनीति है। तो आप लोग को बताना है भैया, नियोजित गतिविधियों के दौरान जो है उनका अधिकतम उपयोग और न्यूनतम अपव्यय को सुनिश्चित करता है। अगर हम लोग प्लानिंग से करेंगे तो भाई हम लोग उससे ज़्यादा फायदा उठा सकेंगे और संसाधनों की खपत भी कम होगी। ठीक है, विकास के सर्वाधिक मांग वाले क्षेत्रों का ध्यान रखते हुए भाई जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको जो है हिसाब से उसको दिया जाना चाहिए। ठीक है, और क्या बता सकते हैं दोस्तों इसके अंदर कि जैसे कि नियोजित आधारभूत संरचना के विकास में सहायता करता है दोस्तों, है ना। उदाहरण के लिए सड़क, रेलवे, बंदरगाह, संचार साधनों का विकास भी कर सकते हैं हम लोग इससे। तो इन जगहों पे जो है हम लोग संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 27 क्या बोल रहा है दोस्तों आपसे कि भाई भारतीय किसानों को, ठीक है, सस्यावर्तन क्यों करना चाहिए, किन्हीं 3 कारणों को बताइए। सस्यावर्तन क्या होता है दोस्तों, सस्यावर्तन को समझने का प्रयास करते हैं कि सस्यावर्तन जो होती है दोस्तों, सस्यावर्तन को दोस्तों एक बार मैं देख लेता हूँ। सस्यावर्तन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि हाँ, सस्यावर्तन का मतलब होता है कि फसल को बदल बदल कर खेत के अंदर लगाना। ठीक है, यानी कि साल भर में जो है हम लोग किसानों को क्या हिदायत दी जाती है, वैज्ञानिक जो होते हैं, कृषि एक्सपर्ट जो होते हैं, वो हिदायत ये देते हैं किसानों को कि आपको अपने खेत के अंदर जो है एक ही फसल को नहीं पूरे साल भर बोना है। आपको अपने खेत के अंदर जो है फसलों को, पैटर्न को बदल बदल करके आप लोग को बोना, जिससे कि मिट्टी को जो है उर्वरता बनी रहती है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, सस्यावर्तन बोलते हैं। आप लोग अपने पास देखते होंगे कई सारे खेतों के अंदर जो है, जैसे रबी का सीजन आता है तो उसके अंदर क्या बोया जाता है, उसके अंदर बोया जाता है आपका गेहूं बोया जाता है। खरीफ का सीजन आता है उसके अंदर चावल बोया जाता है। ठीक है, और सब्जियां बोई जाती हैं। तो इस तरह से जो है किसानों को जो है अपने खेतों के अंदर सस्यावर्तन करना चाहिए। सस्यावर्तन का मतलब क्या होता है कि फसलों को बदल बदल करके जो है क्रॉप रोटेशन करना चाहिए दोस्तों। तो ये क्यों जरूरी है दोस्तों, तो इसके बारे में बताना है। तो भाई फसल की उपज बढ़ जाती है इससे। अगर आप फसल को बदल बदल कर लगाते हो तो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है, जो फर्टिलिटी होती है दोस्तों, वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद में इससे क्या होता है कि फसल के अंदर विविधता आती है। आप अलग अलग फसल लगाते हो, उनकी आय में भी क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग को बताना है कि भैया मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। उसके बाद में उपज में भी क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। ठीक है, फसलों की जो डाइवर्सिटी है वो बनी रहती है। इसलिए जो है कृषकों को क्या करना चाहिए, सस्यावर्तन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 28 क्या बोल रहा है दोस्तों कि वर्तमान समय में भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष किन्हीं 3 चुनौतियों की बात कीजिए। भाई भारत के अंदर कई सारे राजनीतिक दल हैं। ठीक है, तो उनके सामने कौन कौन सी जो चैलेंजेस आ रहे हैं इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो 3 नंबर का सवाल है, तो एटलीस्ट आपको 5 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, आप लोग खुद से भी बना करके लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि आप लोग जो है रटा रटाए इसके अंदर लिखोगे, आप खुद से भी सोच करके जो है लिख सकते हो, आपको नंबर मिलेंगे पूरे। तो बताना है भाई भारतीय जो राजनीतिक दल उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आ रही हैं। तो भाई पहली चुनौती तो भी आंतरिक जो है उनके अंदर क्या नहीं है दोस्तों, एकता नहीं है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि सरकार बन जाती है, मान लीजिए कि मोदी जी की सरकार बन गई और उन्हीं में से कई सारे सांसद जो होते हैं दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो इनकी सरकार जो गिर जाएगी। उसके बाद में वंशवाद की चुनौती होती है। कई सारी पार्टियां जो हैं वो अपने केवल बेटे को, ठीक है, क्या है,
पार्टी का अध्यक्ष बनाती हैं, केवल अपने बेटे को, अपने परिवार के लोगों को ही पार्टी के अंदर शामिल कर लेते हैं। तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारतीय राजनीति के लिए क्या है दोस्तों, चुनौती है। उसके बाद में आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब भी चुनाव आता है ना, चुनाव जब भी आता है तो उसके अंदर जो है मनी पावर और मसल पावर का बहुत ही उपयोग किया जाता है। वही कैंडिडेट खड़ा होता है जिसके पास तो खूब सारा धन होता है, ठीक है, और जिसके पास जो होता है बहुत सारा जो है बाहुबल होता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग देखते हो कि कई सारे चुनाव के अंदर गैंगस्टर्स वगैरह, क्रिमिनल वगैरह जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, जिनके ऊपर कई सारे क्रिमिनल केसेस वगैरह हैं, वो तक चुनाव के अंदर खड़े होकर के जीत जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग धन का उपयोग करते हैं और बाहुबल का उपयोग करते हैं अपने चुनाव प्रचार प्रसार के अंदर, ठीक है। लोगों को खूब सारा करप्ट करके जो है इलेक्शन में जीत जाते हैं दोस्तों, वोट पा लेते हैं। और क्या करते हैं दोस्तों, और क्या, तो और बोलते हैं दोस्तों कि तो ये सारी समस्याएं दोस्तों राजनीतिक दलों के सामने, ठीक है। आप लोग जो है बेहतर तरीके से 5-6 पॉइंट तो लिख ही दोगे इसके ऊपर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 के बारे में कि भाई लोगों के विकास के लक्ष्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस कथन की क्या करनी है, आपको उदाहरण के साथ व्याख्या करनी है। तो सवाल को जो है बेहतर तरीके से समझ लीजिए कि भाई लोगों के विकास के लक्ष्य क्या होते हैं, भिन्न हो सकते हैं। इस कथन की उदाहरण के साथ व्याख्या करनी है। भाई हर इंसान के लिए विकास की परिभाषा उसके लिए अलग हो सकती है। किसी इंसान के लिए विकास की परिभाषा है कि उसके पास खूब सारा पैसा आ जाए, किसी इंसान के पास विकास की परिभाषा है कि वही क्लास के अंदर फर्स्ट आ जाए, किसी इंसान के लिए विकास की परिभाषा है कि भाई वो पूरी तरह से हेल्थी हो जाए, ठीक है। तो हर इंसान के लिए जो होती है डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है दोस्तों, अलग अलग होती है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति की जो सामाजिक सांस्कृतिक जरूरत अलग अलग होती है। एक लड़की की अपने भाई जितनी ही आज़ादी और अवसर की उम्मीद करती है, ये उम्मीद करती है कि उसका भाई घर के काम में भी भागीदारी दे, लेकिन यह बात शायद उसके भाई को पसंद नहीं आए, ठीक है। तो लड़की के लिए विकास ये आज़ादी है कि भैया जो है उसको भी अपने उसके भाई की तरह जो है आज़ादी दी जाए। उद्योगपति अधिक बिजली पाने के लिए क्या कर सकते हैं, बांध चाहते होंगे दोस्तों, वो चाहते हैं कि भाई हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बांध मिले ताकि हम लोग को ज़्यादा बिजली मिले और ज़्यादा प्रॉफिट कर सकें, ठीक है। जल निकायों के आसपास रहने वाले लोग, जो उस बांध के आसपास के लोग हैं, वो चाहते हैं कि भाई उनको पक्का घर मिल जाए, उनको घर से बेघर करने से पहले सरकार उनको घर दे दे, तब वो तालाब वगैरह बांध वगैरह बनाए। तो सबके लिए क्या है दोस्तों, विकास की जो परिभाषा है ना वो अलग अलग है। तो आप लोग इसके अंदर खुद से भी बना करके लिख दोगे तो आप लोग को जो है नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं खंड घ के बारे में दोस्तों। तो इसके अंदर आप लोग याद रखिएगा प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, 5 नंबर का है, ठीक है। 5 नंबर का है तो आप लोग को एटलीस्ट 7-8 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तभी आप लोग को जो है 5 के 5 नंबर मिलेंगे, है ना। तो पहला सवाल देखिए, पहला सवाल क्या बोलता है दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर जो है आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, 2 प्रश्नों में से आप किसी एक प्रश्न को जो है डील कर सकते हो। तो प्रश्न क्या बोलता है कि भाई 1830 का दशक यूरोप में भारी आर्थिक कठिनाई लेकर आया, ठीक है। अब ये जो है विश्व इतिहास जो है ना, आप लोग यूरोप में मैंने पढ़ाया आप लोगों को, तो उससे सवाल पूछा गया कि भाई 1830 का जो दशक है यूरोप में जो भारी आर्थिक कठिनाई लेकर आया, भारी आर्थिक महामंदी लेके आया, ठीक है ना। तो बताना है कि उदाहरण देकर जो है इस बात को स्पष्ट करना है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 को जो है कि किस प्रकार से जो है यूरोप के अंदर, तो भाई क्या क्या कारण होता है कि भाई कहीं पर अगर मंदी आ जाती है, ठीक है, कहीं पर जो है अगर मंदी आ जाती है या फिर महंगाई बढ़ जाती है दोस्तों, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है। तो सबसे पहला आपका कारण होता है दोस्तों, क्या होता है सबसे पहला कारण, जनसंख्या। क्या होता है दोस्तों, जनसंख्या सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि जनसंख्या के अंदर अगर वृद्धि हो जाएगी तो सरकार का काम क्या बढ़ जाएगा भाई, हर लोगों को हर लोगों को जो है खाने की सुविधा देना, रहने की सुविधा देना। तो इससे क्या संसाधन कम है, अब जनसंख्या बढ़ जाएगी तो संसाधनों पे क्या हो जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा। दूसरा कारण क्या था दोस्तों, अधिकांश देशों में जो है उपलब्ध रोजगार से ज़्यादा नौकरियां चाहने वाले, रोजगार बहुत कम है दोस्तों, ठीक है, काम बहुत कम है और करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए भी जो है मंदी उत्पन्न हो जाती है, लोग कम कम पैसे पे जो है काम करने लग जाते हैं। उसके बाद में जो ग्रामीण इलाके के लोग होते हैं ना, वो रोजगार की तलाश में, बेहतर अवसर के तलाश में जो है कहाँ पर भागते हैं, शहरों की तरफ भागते हैं, ठीक है, जिससे कि शहरों के अंदर जो होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा मंदी वगैरह बढ़ जाती है। उसके बाद में क्या कारण होता है कि भाई यूरोप के उन क्षेत्रों में जहाँ अभिजात वर्ग कौन था दोस्तों, जो बहुत पैसे वाला वर्ग था, जो धनाटे वर्ग था, वो भी क्या करता था, सत्ता का आनंद ले रहा था। किसान सामंती कर्ज के बोझ में नीचे संघर्ष कर रहे थे, ठीक है, वो खूब मजे ले रहे थे, और जो किसान वगैरह था, जो श्रम जो लोग थे, वो क्या कर रहे थे दोस्तों, परेशान हो रहे थे। खाद्य पदार्थों की कीमत क्या होने लगी दोस्तों, बढ़ने लगी। खाने की कीमतों में जो है बिल्कुल दोस्तों बहुत वृद्धि होने लगी, ठीक है। खराब फसल के कारण शहर और देश में बड़े पैमाने पर क्या फैलने लगी दोस्तों, गरीबी फैलने लगी, क्योंकि खाने की लोगों को प्रॉब्लम होने लगी यूरोप के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं 1830 के अंदर घटी थी दोस्तों, इसलिए क्या बोला जाता है कि भाई यूरोप के अंदर 1830 का जो दशक है भारी आर्थिक कठिनाई है। तो क्या क्या कारण थे एक बार रिकॉल कर लेते। भाई जनसंख्या बढ़ने लग गई यूरोप के अंदर 1830 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में बेरोजगारी बढ़ने लगी यूरोप के अंदर, फसल खराब हो गई जिससे कि लोगों को खाने की समस्या आने लगी, ठीक है। उसके बाद में जो है किसानों के सामने कई सारी समस्या आने लगी दोस्तों, है ना। तो ये तमाम चीज़ जो है आप लोगों को बताने हैं, 1830 के अंदर ये तमाम कारण हुए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 30 का जो आपको बी पार्ट है,
ये क्या बोल रहा है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप में राष्ट्र के विचारों के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका किस प्रकार से निभाई, कि भाई यूरोप के अंदर जो है राष्ट्र निर्माण के विचारों में जो है संस्कृति ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रकार से निभाई। तो इस वाले सवाल को आप लोग ध्यान से समझिए कि किस प्रकार से जो है यूरोप के अंदर जो है राष्ट्र निर्माण की बात हुई थी। तो देखिए राष्ट्र के विचार के निर्माण में जो संस्कृति ने क्या जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किस प्रकार से? कला ने, काव्य ने, कहानियों ने, संगीत ने, राष्ट्रवादी भावनाओं ने आकार देने में, व्यक्त करने में क्या की थी दोस्तों? मदद की थी। रोमानीवादी एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने जो है राष्ट्रवादी भावनाओं को क्या किया था? एक विशेष रूप से क्या किया था दोस्तों? विकसित करने की मांग की थी। ठीक है। रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क दिया कि भाई विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की, और उन्होंने क्या बोला कि भाई उसकी जगह क्या हमें करना चाहिए? भाई भावनाओं को जगह देनी चाहिए, अंतर्ज्ञान को जगह देनी चाहिए, रहस्य में भावनाओं पर क्या करना चाहिए? ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है। उनका प्रयास एक राष्ट्र के आधार पर एक साझा सामूहिक विरासत, एक सामान्य सांस्कृतिक अतीत की क्या करना था? भावना पैदा करना था। ठीक है। उदाहरण के तौर पर जर्मन दार्शनिक जोहान गॉटफ्रीड हर्डर ने जो है 1744 से लेकर 1830 जैसे अन्य लोगों ने दावा किया कि भाई सच्ची जर्मन संस्कृति की खोज आम लोगों के बीच ही की जाएगी। ठीक है। तो ये आप लोगों को इसके बारे में बताना है कि किस प्रकार से जो है राष्ट्र के विचारों में जो संस्कृति ने अहम भूमिका निभाई थी। आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 के बारे में। इसमें भी जो है आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। 5 नंबर वाले में आप में सब में ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है। 5 नंबर वाले प्रश्न के अंदर जो है आपको सब में ऑप्शन है। तो देखिए प्रश्न नंबर 31 का प्रश्न ए पार्ट क्या बोलता है कि भाई भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के महत्व की बात कीजिए। भाई भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जिसके अंदर फैक्ट्रीज वगैरह आती हैं, उसका क्या काम है, उसकी क्या रोल है, तो उसके बारे में जो है बताना है दोस्तों, इसके रोल के बारे में। तो देखिए भाई उद्योग कृषि को क्या दोस्तों आधुनिक बनाने में मदद करते हैं। ठीक है। और हमारी अर्थव्यवस्था के क्या है दोस्तों? रीढ़ है दोस्तों। ठीक है। उद्योग जो है भारत की अर्थव्यवस्था के क्या है दोस्तों? रीढ़ है। अगर उद्योग ना रहे देश के अंदर तो हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो जाएगी। उसके बाद में वे लोगों को द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में क्या देती है दोस्तों? रोजगार देती है। ठीक है। नौकरियां देने का सबसे बड़ा काम कौन करता है दोस्तों? तो आपका उद्योग करता है। ठीक है। नौकरियां लोगों को मिलती हैं, लोग पैसा कमाते हैं, फिर अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, फिर मार्केट के अंदर आके पैसा खर्च करते हैं। तो इस तरह से जो है पैसे का जो सर्कुलेशन है ना दोस्तों, पैसे का जो सर्कुलेशन है वो बना रहता है। ठीक है। उसके बाद में क्या करता है दोस्तों? उद्योग हमारे देश की जो बेरोजगारी उसको क्या करने की कोशिश करता है? खत्म करने की कोशिश करता है और औद्योगिक विकास की बात करता है। ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ इसके अंदर आपको बतानी कि उद्योग के क्या क्या फायदे भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर है। फिर इसी का बी पार्ट क्या बोलता है कि भाई उद्योग जो है वायु प्रदूषण के लिए एक उत्तरदायी है। ठीक है। इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? 3 उपाय बताने। तो भैया उद्योगों से हम लोग को पता है कि भैया मान लीजिए कि ये जो है उद्योग है आपका, कोई फैक्ट्री लगा रखी है, इस पर बड़ी बड़ी जो होती हैं दोस्तों चिमनियाँ लगी होती हैं। क्या लगी होती है दोस्तों? चिमनियाँ लगी होती हैं। अब उद्योग से जो है कई सारे धुएं वगैरह प्रदूषण वगैरह बहुत फैलता है, तो उसके बारे में बताना कि किस प्रकार से जो है इसका रोकथाम वगैरह कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो भाई क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? उद्योगों से जो होने वाला समस्या है भाई, प्रदूषण वगैरह बहुत होता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं। ठीक है। वायु में जो है निलंबित कण वगैरह, धुंध वगैरह, धुआं, जैसे दिल्ली के अंदर सर्दियों के अंदर कैसा बिल्कुल स्मॉग बन जाता है। ठीक है। पोल्यूशन मिल जाता है उसके अंदर। तो धुएं के अंदर क्या होता है दोस्तों? रसायन वगैरह बहुत खतरनाक होते हैं। तो इन सबसे जो है मानव के जो फेफड़े वगैरह होते हैं उनकी हेल्थ पर जो है तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में बताना है कि हम लोग को किस तरह से जो है रोक सकते हैं दोस्तों, है ना। क्या कर सकते हैं दोस्तों? हम लोग फैब्रिक फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं, स्क्रबर और जड़ित विभाजक कर सकते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो है अपने प्लांट के अंदर क्या लगा सकते हैं दोस्तों? प्योरीफायर वगैरह लगा सकते हैं, एयर प्योरीफायर वगैरह लगा सकते हैं, जिससे कि जो है जो पोल्यूशन है वो प्योरीफायर होकर जाए। उसके बाद में कारखानों में जो दोस्तों कोयले के स्थान पर तेल या गैस का उपयोग करके धुएं को कम किया जा सकता है। ठीक है। तो तमाम चीज़ें इसकी वजह से जो है बड़े बड़े उद्योग जो है अपने क्षेत्र से पोल्यूशन निकलने से रोक सकते हैं। तो ये आप लोगों को बताना है इसके अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 32 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 32 का प्रश्न नंबर ए कि भाई लोकतंत्र किस प्रकार किन्हीं अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। ठीक है। उदाहरण के साथ बताना है। तो हम लोग को पता है लोकतंत्र क्या होता है दोस्तों? लोगों का तंत्र, लोकतंत्र, यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसके अंदर जनता जो होती है अपने वोट के आधार से, अपने मत के आधार पर जो है अपने शासकों का क्या करती है दोस्तों? चुनाव करती है। यानी कि शासक कौन बनेगा ये कौन डिसाइड करता है? तो जनता डिसाइड करती है। उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? लोकतंत्र बोलते हैं। तो बताना है कि भाई लोकतंत्र जो है अन्य व्यवस्थाओं से, जिसके अंदर राजतंत्र आता है, ठीक है, अधिनायक तंत्र आता है, तो उन सबसे बेहतर क्यों है लोकतंत्र? तो इसके बारे में जो है दोस्तों आप लोग को बताना है, डेमोक्रेसी के बारे में, उसके फायदे बताने हैं। तो भाई क्या, तो देखिए 2-3 फायदे हम लोग बता देता हूँ, बाकी आप लोग तो बता ही दीजिएगा कि लोकतंत्र जो होता है नागरिकों की क्या बढ़ाता है दोस्तों? गरिमा बढ़ाता है। ठीक है। क्योंकि नागरिकों को इसके अंदर क्या मिलता है? पावर मिलता है। तो नागरिक भी अपने आप को क्या समझने लग जाता है? पावरफुल समझने लग जाता है। ठीक है। हाँ। उसके बाद में लोकतंत्र जो होता है निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है।
जनता ही तो डिसाइड करती है कि भाई कौन सा नेता चुना जाएगा, कौन सा नहीं चुना जाएगा। लोकतंत्र क्या करता है, टकराव को टालने एवं संभालने का तरीका देता है, ठीक है। और लोकतंत्र जो होता है दोस्तों, गलतियों को सुधारने की गुंजाइश भी देता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई नेता है, उसको सरकार ने नहीं चुना, ठीक है, तो अगली बार उसको पता चल जाएगा कि भाई जनता ने उसको नहीं चुना, तो अगली बार उसको पता चल जाएगा कि भाई उसकी कौन सी कमी की वजह से जनता ने उसको जो है वोट नहीं दिया, तो अगली बार वो उसको सुधारेगा। तो इस तरह से जो लोकतंत्र सबको मौका देता है दोस्तों, है ना। हाँ, उसके बाद में इसी का बी पार्ट आप लोगों से पूछ रहा है दोस्तों कि भाई लोकतंत्र जो है किस प्रकार से सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करता है, ठीक है। सामाजिक विविधता यानी विविधता का मतलब क्या होता है दोस्तों, विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी, जिसके अंदर कई अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। सामाजिक विविधता का मतलब समाज के अंदर अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, अलग अलग धार्मिक संप्रदाय के लोग भी हैं, जाति के लोग भी हैं। तो लोकतंत्र सबको मौका देता है, ठीक है। हमारे देश के अंदर कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का, ठीक है, कोई भी लिंग का इंसान जो है पॉलिटिक्स के अंदर आ सकता है, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, लोकतंत्र व्यवस्था बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं दोस्तों कि लोकतंत्र नागरिकों के बीच क्या करता है दोस्तों, शांतिपूर्ण, प्यार मोहब्बत से सामंजस्यपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। लोकतंत्र ने जो जाति आबादी के बीच मतभेदों को क्या किया दोस्तों, सुलझाया है। लोकतंत्र क्या करता है भाई, मतभेदों को सुलझाने के लिए एक तंत्र विकसित करता है। यहाँ पर जो है अल्पसंख्यक जो है बहुसंख्यक मिलकर काम करते हैं। मान लीजिए कि भारत के अंदर बहुसंख्यक है कोई ए, तो अपने अल्पसंख्यकों के लिए क्या करता है दोस्तों, काम करता है, ठीक है। तो इसी के अंदर आप लोगों को बताना है कि भाई लोकतंत्र में जो है सामाजिक मतभेदों को जो है, विभाजनों को, संघर्षों को संभालने की क्षमता होती है। महिलाओं के साथ साथ समान व्यवहार करने की बात की गई लोकतंत्र के अंदर। तो तमाम चीज़ें आप लोग को जो है इस सवाल के अंदर बतानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर 32 भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, दोनों आप लोग इसको अच्छी तरह से डील कर लोगे। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 33 के बारे में, जिसके अंदर अर्थव्यवस्था से सवाल पूछा गया है। तो वे पहला सवाल पूछ रहा है कि भारत में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व की बात कीजिए। तो हम लोग को पता है भाई तृतीय क्षेत्र, जिसको टर्शरी सेक्टर बोला जाता है, उसके अंदर सर्विस आती है सारी, है ना, जैसे बैंकिंग वगैरह आ गया, सरकारी नौकर वगैरह आ गए। तो इसके अंदर हम लोग को जो है इसके बारे में बात करनी है। तो क्या बोल रहा है दोस्तों, किसी भी देश की कई सेवाओं, जैसे अस्पताल हो गया, एजुकेशन हो गया, डाकघर हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, अदालतें हो गई, ठीक है, नगर निगम हो गया, इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है, ठीक है। विकासशील देशों में सरकार को इन सेवाओं के प्रावधान की क्या लेनी पड़ती है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के अंदर क्या होता है दोस्तों, उतना प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, इस प्रकार की सेवाओं की मांगी क्या हो जाएगी, उतनी अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग को इसके अंदर जो है इसके बारे में बात करनी है, तृतीय क्षेत्र के बारे में। उसके बाद में ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में क्या बताना, आपको अंतर बताना है, ठीक है। संगठित यानी ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के बीच में क्या अंतर है, देखिए 5 नंबर में पूछा गया है। 5 नंबर में पूछा गया तो कम से कम आपको 7-8 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे। तो क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोगों को अपने एग्जामिनेशन हॉल में जब आप लोग आंसर शीट पे ऐसे बीच में से एक लाइन खींचनी, यहाँ लिखना है संगठित और यहाँ लिखना असंगठित। एक एक करके जो है आप लोग को जो है अंतर बताते जाना है, ठीक है। हाँ, आप लोग को जो है 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। तो संगठित की विशेषता क्या होती है दोस्तों, संगठित जो होता है, संगठित के अंदर जैसे कि इसमें उन उद्योगों या कार्यस्थलों को शामिल किया जाता है जहां रोजगार की शर्तें क्या होती है दोस्तों, नियमित होती हैं, ठीक है। इनको जो है समय पे सैलरी दी जाती है, इनको समय पे छुट्टियां दी जाती हैं, इनके काम करने के घंटे जो होते हैं बिल्कुल जो फिक्स होते हैं, इनको जो है प्रोविडेंट फंड वगैरह मिलता है, पीएफ वगैरह मिलता है दोस्तों, मेडिकल सुविधा दी जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, संगठित क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कि मान लीजिए बैंक में काम करने वाला कर्मचारी हो गया, ठीक है, कोई सरकारी नौकरी करने वाला कर्मचारी हो गया, उसके बाद में कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने वाला। और असंगठित क्या होता है दोस्तों, असंगठित इसका बिल्कुल उल्टा होता है दोस्तों, ठीक है। असंगठित क्षेत्र वे लोग होते हैं जिनके काम करने के जो है समय निर्धारित नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। उनको जो है नियम कायदे तो होते हैं लेकिन उनका ठीक से अनुपालन नहीं किया जाता है दोस्तों, है ना। उनके कार्य के घंटे निश्चित नहीं होते हैं, ओवर टाइम का कोई प्रावधान नहीं होता है। उसके बाद में नौकरियां कम वेतन वाली होती हैं और अक्सर अनियमित होती हैं, कभी भी उनको हटाया जा सकता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, असंगठित होते हैं। जैसे कि घर बनाने वाले मजदूर हो गए दोस्तों, आप लोगों ने सड़क किनारे देखा होगा जो जोड़ने उड़ने का काम करते हैं दोस्तों, ठीक है, मजदूर वगैरह, तो वो सब किसके अंदर आएंगे, असंगठित के अंदर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस तरह से इसको भी डील कर देंगे। 5 नंबर का तो 8 पॉइंट तो आप लोग लिखने पड़ेंगे। फिर आप लोगों से आता है प्रश्न नंबर 34। ये किसके बारे में बात करता है दोस्तों, ये बात करता है पैसेज के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, पैसेज के बारे में, ठीक है। तो आप लोग को जो है पैसेज को पढ़ करके क्या देना है दोस्तों, आंसर देना है, ठीक है। केस स्टडी है, तो आप लोग को जो है इस पैसेज को पढ़ करके अच्छी तरह से आंसर देना है। तो चलिए फिर पैसेज को पढ़ लेते हैं हम लोग, पैसेज को पढ़ लेते हैं, फिर इसका जो है आंसर आसानी से हम लोग दे सकते हैं। तो आंसर जो है कोरिया के प्रश्न जो है कोरिया के बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देखिए तो क्या है दोस्तों, देखिए एक एक करके जो इसको पढ़ते हैं। भाई कोरिया की सिक्की मूवेबल मेटल टाइप के साथ मुद्रित दुनिया की सबसे पुरानी मौजूदा पुस्तकों में से, ठीक है।
इसमें जैन बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषताएं। भाई कोरिया की ऐसी किताब है जिकी मूवेबल मेटल टाइप, इसके अंदर क्या है, मुद्रित दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है, जिसके अंदर जैन धर्म जिसे जैन बौद्ध की विशेषताएं लिखी गई हैं। पुस्तक में भारत, चीन और कोरिया के लगभग 150 बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख किया गया है। इसे 14वीं शताब्दी के अंत में मुद्रित किया गया था, यानी कि इसको 14वीं शताब्दी के टाइम में जो है इसको प्रिंट किया गया था। पुस्तक का जो पहला खंड था उपलब्ध नहीं है, दूसरा खंड फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी में उपलब्ध है। यह कार्य मुद्रण संस्कृति में एक महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन साबित हुआ। यही कारण है कि इसे 2001 में यूनेस्को ने क्या घोषित किया दोस्तों, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में क्या किया दोस्तों, अंकित किया। अब आप लोग को इसके प्रश्न बताने हैं, ठीक है, आप लोग को जो है इसका प्रश्न के उत्तर देने हैं एक एक नंबर में। पहला 1 नंबर में सवाल है, तो क्या बोल रहा है कि मुद्रण के इतिहास में जिक्की के महत्व का उल्लेख कीजिए। तो भाई इसका क्या उल्लेख है, इसका क्या महत्व है, तो भाई क्या है कि भैया कोरिया की जिक्की मूवेबल मेटल टाइप के साथ मुद्रित दुनिया की सबसे पुरानी मौजूदा पुस्तकों में से एक है, ठीक है, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड सवाल क्या बोला कि जिक्की को 2001 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में क्यों अंकित किया गया, भाई क्यों शामिल किया गया इसको, भाई क्या जरूरत थी शामिल करने की। तो भाई देखिए ये कार्य मुद्रण संस्कृति में एक महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन साबित हुआ, ठीक है, यही कारण है कि 2000 में इसको जो है शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर का है, ठीक है, 2 नंबर का है, तो एटलीस्ट आपको जो है क्या करने पड़ेंगे दोस्तों, 3 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे इसके कि भाई जैन बौद्ध धर्म की समझ में जिक्की किस प्रकार योगदान देता है। तो देखिए, ठीक है, तो जिक्की जो है किताब वो जैन बौद्ध धर्म की विशेषताओं को बताता है। पुस्तक में जो है भारत, चीन और कोरिया के न जाने लगभग 150 बौद्ध भिक्षुओं को क्या किया गया दोस्तों, उल्लेख किया गया है। तो हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने जो है इस पैसेज को पढ़ करके जो है इसके प्रश्नों का उत्तर दे दिया, और हमारे 5 नंबर जो है दोस्तों, सॉरी 4 नंबर जो है कन्फर्म हो गए। तो कोई टफ था दोस्तों, बिल्कुल ईजी था ये। तो आप लोगों का पैसेज भी हो गया, ठीक है। फिर अगला पैसेज आप लोगों से पूछा जाएगा दोस्तों ये, ठीक है, तो इस पैसेज को भी जो है आप लोग को पढ़ करके आसानी तरीके से उत्तर दे देना है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया दोस्तों आपका। फिर आपका आता है मानचित्र, खंड च जो है मानचित्र के ऊपर है, ठीक है, खंड च जो है मानचित्र के ऊपर है दोस्तों। तो इसको देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मानचित्र में भी 2 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 37 में 2 पार्ट है, इसको आप लोग देखिए ध्यान से, ठीक है। आप लोगों से जो है मैप में सवाल पूछा जा सकता है, तो आप लोग को सामने जो है मैप रखा जाएगा यहाँ पे, और इसमें क्या बोल रहा है, मैप में बोल रहा है भैया कि वह स्थान बताइए जहाँ पर जो है ये कौन सा स्थान है। इस बिंदु को देखकर आपको बताना है कि भाई ये कौन सा स्थान है, ठीक है। प्रश्न के हिसाब से जो है बताना है कि क्या बोल रहा है दोस्तों कि वह स्थान जहाँ गांधी जी ने किसानों की सहायता के लिए क्या किया था दोस्तों, सत्याग्रह किया था, ठीक है। तो ये आपका स्थान दिया गया है मैप के अंदर, ये रहा, ये आपको स्थान दिया गया है, बताना है कौन सा स्थान है जहाँ पर गांधी जी ने जो है किसानों के साथ जो है आंदोलन किया था दोस्तों, ठीक है, ये बताना है। उसके बाद में अगला सवाल क्या है कि वह स्थान बताइए या वह स्थान पे बिंदु लगाइए कि भाई जहाँ पर 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ था दोस्तों, अधिवेशन हुआ था। तो 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों, तो आप लोग को जो है मैप के अंदर बताना है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग को आंसर करना है। फिर अगला सवाल देखिए, ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है कि भारत के इसी राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं 3 उपयुक्त चुनाव से दर्शाए उनके नाम लिखिए, ठीक है, बताना है कि भाई कॉफ़ी में उत्पादक सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। तो हम लोग को पता है दोस्तों कर्नाटका है, तो आप लोग को मैप के अंदर देख कर जो बताना है दोस्तों कर्नाटका के बारे में, ठीक है। हाँ, ठीक है, मैप के अंदर आप लोग को जो मैप मिलेगा इसके अंदर, तो इस तरह से जो है आप लोग को डील करना है। उसके बाद में दूसरा क्या बताना है कि भैया दूसरा बताना है कि दुर्ग प्रमुख लो एस की खाने कहाँ पर है। फिर उसके बाद में बताना है कि कोच्चि प्रमुख समुद्री पतन किधर है। फिर उसके बाद में बताना है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय वायु पतन किधर है। तो इस तरह से जो है आप लोग को मैप का भी आंसर देना है, और आप लोग जो है अपने 5 नंबर जो है फिक्स कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पूरा पेपर जो है SST का 2024 का हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और आप लोगों का जो है प्रैक्टिस हुआ होगा दोस्तों। अगर आप लोग को जो है ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को जो है दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। और भी मैं सब्जेक्ट्स का आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर डिस्कशन लेके आऊँगा, जिसके अंदर हम लोग मैथ की बात करेंगे, साइंस की बात करेंगे, ठीक है, इंग्लिश की बात करेंगे, हिंदी की भी बात करेंगे। तो आप लोग का बोर्ड का पेपर बहुत अच्छी तरह से कराने का प्रयास करूँगा दोस्तों। बस आप लोग मेरी इस एफर्ट को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अपने इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए ताकि मैं और आप